ओके सो फर्स्ट ईयर है, बहुत अच्छी बात है बिकॉज इस स्टेज पे अगर आपको बहुत चीजों का पता लग जाएगा कि आफ्टर दिस सिविल इंजीनियरिंग वंस यू कंप्लीटेड योर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, ऑल्दो की फ्रॉम माय साइड देयर इज नॉट एनी स्टेज कि जहां पे आपको लगे कि नहीं यार अब तो मेरा वो टाइम निकल गया है या मेरे को जल्दी पता लग गया है, बाद में पता लग गया है, वो कोई कभी सिचुएशन नहीं होती है। सो आज का मेरा जो आपका सेशन है आप लोगों के पास इस सेशन के लिए करने का जो मेन एजेंडा है दैट इज कि व्हाट आर द वेरियस करियर ऑप्शन यू ऑल हैव आफ्टर यू कंप्लीट योर सिविल इंजीनियरिंग, और जिस करियर ऑप्शन को आप परस्यू करना चाहते लिए उसको आपको कब स्टार्ट करना है, उसके लिए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर कब से आपको उसको स्टार्ट करना है, राइट? सो मेरा मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि अभी जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो मेन जो सिविल इंजीनियरिंग का जो चॉइस होता है मतलब आप लोगों में से जिसने भी बाय चॉइस सिविल इंजीनियरिंग लिया है तो मेजोरिटी के दिमाग में ये होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है मेरे को सिविल इंजीनियर के लिए। आई थिंक मोर देन 50, 60, 70% स्टूडेंट्स के दिमाग में स्पेशली जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो यही रहता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है अपनी स्टेट के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर फ्रॉम द पंजाब? पंजाब से कितने लोग हैं? ओके, चंडीगढ़, मेजोरिटी चंडीगढ़, और इसके अलावा हरियाणा, ओके, यूपी, अदर स्टेट्स नहीं है, हिमाचल, राइट, ठीक है। तो मेजोरिटी क्या रीजन है आप लोगों का यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए? मेजोरिटी रीजन क्या है? हायर स्टडीज के लिए कोई सोचता है कि मेरे को हायर स्टडीज करनी है, ऑल्दो कि फर्स्ट ईयर के लिए वो अभी थोड़ा अर्ली स्टेज होता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अवेयरनेस रखते हैं कि मेरे को आगे अपना करियर कैसे परस्यू करना है ऑल्दो कि वो परसेंटेज बहुत कम है। मतलब मैं बोलूंगा कि 2-4% ही होते हैं कि जो स्टूडेंट जिनके दिमाग में होता है कि मेरे को ये अपना करियर इस डोमेन में जाना है। कितने लोग ऐसे जो फॉरेन के लिए प्लान करके बैठे हैं कि फॉरेन जाना है? फॉरेन के लिए है दिमाग में? गवर्नमेंट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब, मेजोरिटी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन? इसके अलावा कोई और ऑप्शन? जितना हो सके इंटरेक्टिव रखना है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और अपना प्राइवेट के लिए, अपना बिजनेस के लिए कितने लोग ऐसे जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं अपना? गुड, ओके। चलो मैं आप लोगों को यहां पे जो डिस्कशन करूंगा बच्चे वो सारे एक्सपेक्ट हम लोग कवर कर लेंगे, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो हायर स्टडीज के लिए बात हो। क्योंकि अब अगर मैं आप लोगों में से ये पूछूं कितने लोग हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इंडिया या अब्रॉड, कितने लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं आपको वो सारी ऑप्शंस बता के चल रहा हूं यहाँ पे कि जो आप लोगों के पास अवेलेबल होती है। हायर स्टडीज के लिए सबसे कम जो रेज हैंड होते हैं वो हायर स्टडीज के लिए होते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि मेरे पास इसके बाद ऑप्शंस क्या क्या। ये दिमाग में होगा कि ठीक है जैसे बीटेक ऐसी एमटेक भी होती है, राइट, लेकिन उसके बाद का करियर क्या है वो शायद थोड़ा मुश्किल है इस स्टेज के ऊपर आप लोगों को जानना। मैं वो बहुत सारी आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस होती हैं हायर स्टडीज में और उसको कैसे परस्यू करना है और किस डायरेक्शन में आप लोग बीइंग द सिविल इंजीनियर अपना करियर लेके जा सकते हो। देखो पहली चीज मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि अब आज के टाइम पे कोई भी ब्रांच ऐसा कोर ब्रांच नहीं रहा है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीन ब्रांचेस को कोर ब्रांचेस माना जाता है। तो अब कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें अकेला कोर हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर सपोज हम स्ट्रक्चर की बात करें, बिल्डिंग डिजाइन होता था, सब कुछ होता था, एनालिसिस कैसे होता था, मैन्युअली कर करके देखते थे। लेकिन आजकल वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लग गया है। अब सॉफ्टवेयर से तुम डिजाइन कर लेते थे लेकिन जो उसका एनालिसिस पार्ट है अब वो सारा वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लग गया। अब उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, जो आज का टाइम है आज का डेटा साइंस का, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग उस स्टेज में आ गई है। मतलब अगर एक सिविल इंजीनियर भी अगर हायर स्टडीज प्रोग्राम में जा रहा है, स्पेशलाइज्ड कोर्स में जा रहा है, तो वहां पे भी उसको डेटा साइंस मींस कोडिंग वगैरह, ये मैं सिंपल वर्ड यूज करूंगा जो आपको पता लग जाए कि क्या सिंपल वर्ड्स हैं, तो कोडिंग वगैरह वहां पे करनी पड़ती है। देखो कैसे चीजें स्टार्ट होती हैं। जैसे आप लोगों ने सपोज कोई बिल्डिंग डिजाइन करना है, बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो उसके लिए आपके पास पहले डिजाइन बनेगा कि इसमें कितना हमें बीम है, कितनी बीम्स लगानी है, कितना उसका विड्थ रखना है, कितना उसका डेप्थ रखना है, कितनी नंबर ऑफ बीम्स आएंगी, कितने कॉलम्स आएंगे, कितना डाया आएगा, ऐसे होते हैं ना।
बिल्कुल ऐसे होता है ना। उससे पहले सॉइल का भी सारा हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड था कि जिसके थ्रू आप लोग डिजाइन करते थे। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि साइंटिस्ट वगैरह क्या करते थे या इंजीनियर्स क्या करते थे, वो कैलकुलेशन कर करके देखते थे। लेकिन अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आपको जिस वैल्यू डालनी है कि मेरे को इतने बाय इतने का रूम है, मेरे को पूरा वो डिजाइन करके दे देगा कि कितने कॉलम्स लगाने हैं, कितना लोड लगेगा, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है, आपने कुछ इनपुट देनी है, वो सारा आपको डिजाइन करके दे देगा। ये बहुत साल पहले की बात बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कम से कम ये 10 साल पहले का स्टेज है। अब क्या आ गया कि इंजीनियरिंग उस स्टेज पे आ गया या चीजें उस स्टेज पे आ गई कि जब इसके बाद इसका जब एनालिसिस पार्ट होता है, एनालिसिस के बाद हमारे पास कुछ आउटकम आती है, हमारे पास कुछ डाटा आता है, उस डाटा को यूज करके वो नेक्स्ट स्टेज में लेके जा रहे हैं। दैट इज सिंपली द डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या चीज है कि जो आपके पास डाटा कलेक्ट हो रहा है, जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आउटकम आ रहा है, उसको अब आगे यूज कर रहा है मशीन लर्निंग से फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट हो रही है। इस स्टेज पे चीजें आ गई हैं, राइट। अब ये स्टेजेस बहुत बात की है, लेकिन अब इन चीजों में, इन स्पेशलाइज्ड डोमेन में एंटर करने का एक प्रोसीजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों में से बहुत बच्चों ने फाइट किया होगा कि मेरे को आईआईटीज मिल जाए, बीटेक लेवल पे मेरे को आईआईटीज मिल जाए, एनआईटीज मिल जाए। सीसीटी इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, जहां पे आपको सारा करियर अच्छा ऑप्शन मिलेगा, आपको अवेयरनेस मिलेगा सारी चीजों के लिए। लेकिन दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं यार, आईआईटी वाला एक दिमाग में फैक्टर रहता है। अब मैं एक एग्जाम का एग्जांपल लेके चलूंगा, जो कि जिस एग्जाम का नाम है गेट एग्जाम। गेट एग्जाम को क्यों एग्जांपल सेट करते हैं, मतलब उससे ही चीजों को रिलेट करते हुए मैं सारी ऑप्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें कैसे हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको करियर इस डोमेन में लेके जाना है तो कैसे करना है, करियर आपको इस डोमेन में लेके जाना है तो उसको कैसे परस्यू करना है, राइट। देखो गेट एग्जाम, क्यों मैं गेट एग्जाम बोल रहा हूं वर्ड, क्यों मैं गेट बार बार बोलूंगा, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है, मैं बोलूंगा पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, देन अगेन गेट एग्जाम इज देयर। मेरे को अगर जॉब के लिए जाना है, जॉब में भी कैटेगराइज है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तब भी मेरे को गेट का एग्जाम देना है। मेरे को अगर पीएसयू की जॉब के लिए जाना है तब भी मेरे को गेट का एग्जाम देना है। अगर मेरे को हायर स्टडीज में मैनेजमेंट डोमेन में जाना है तब भी गेट का एग्जाम है। अगर मेरे को अब्रॉड जाना है तब भी मेरे पास गेट का एग्जाम है। मतलब एक सिंगल एग्जाम के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास ओपन होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज द गेट एग्जाम, राइट। अब गेट एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुआ था, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानती। 47 में पार्टीशन हुआ, ठीक है, उस स्टेज में थे जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, और अभी तक हम लोग उस स्टेज में हैं, इंडिया उस स्टेज में है कि हम लोग डेवलपिंग वाली स्टेज में हैं, डेवलप्ड वाली स्टेज में नहीं है। नाउ यू टेल मी कि ये डेवलपिंग से डेवलप्ड कैसे होती है। कोई भी कंट्री सिर्फ एक ही चीज से होती है, वो है टेक्नोलॉजी से, और कोई तरीका नहीं है किसी भी कंट्री को डेवलप करने का। डॉक्टर डेवलप नहीं कर सकते हैं किसी कंट्री को, लॉयर डेवलप नहीं कर सकते हैं किसी कंट्री को। कंट्री को डेवलप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, चाहे मैं मैकेनिकल फील्ड की बात करूं, चाहे मैं सिविल फील्ड की बात करूं, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, कोई भी डोमेन की बात करें, एडवांसमेंट और इसका जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का, वो होना ही है आपका टेक्नोलॉजी से। अब बैचलर लेवल पे क्या है कि बैचलर लेवल पे आप लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं होता, या इतना नॉलेज नहीं होता, या स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप बीइंग द बीटेक सिविल इंजीनियर कोई बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर डोमेन में काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है एक पर्टिकुलर डोमेन का। चाहे वो स्ट्रक्चर का लगाएं, चाहे वो जियोटेक का लगाएं, चाहे वाटर रिसोर्सेज का लगाएं, चाहे एनवायरमेंट का लगाएं, जब तक हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड डोमेन नहीं होगा, मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम करना नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इंडस्ट्रीज के पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिससे उनको पता है कि अगर यार ये चीज हम इंप्लीमेंट कर देना तो लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कंट्री के लिए, लाइक द इंडिया, जिसमें पॉपुलेशन इस फ्लो से ग्रो कर रहा है, और उसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तगड़े वाला रिक्वायरमेंट आज भी है और फ्यूचर में भी रहने वाला है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट द हेल्प ऑफ सिविल इंजीनियर नहीं होने वाला है, राइट। अब
इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ इस हिसाब से, जैसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होता है फॉर एग्जांपल, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होते हैं कि किस तरह से उसको डिजाइन होना है, क्या होना है। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग ठीक है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेकिन अगर आपको कोई दिया जाए दिया जाए बीटेक स्टेज पे, चाहे फाइनल ईयर में क्यों ना हो, यार एक काम करो, यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग हमने डेवलप करना है, क्या आप वो कर सकते हैं? शायद कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा कि नहीं यार, इसके लिए तो स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। और यही चीज रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे इंडस्ट्रीज को, कंट्री को, जहां पे इनको स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं मिलते हैं। अगर सपोज हम बात करें पिछले 30-35 साल पहले, जब ये गेट का एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, गेट का एग्जाम स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीजन था टू प्रमोट द हायर स्टडीज, और यू कैन से दैट द रिसर्च इन द कंट्री, टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। दैट इज द रीजन व्हाई दे स्टार्टेड दिस गेट एग्जाम, कि अगर तुम्हें सपोज हायर स्टडीज के लिए जाना है, इसको प्रमोट करना है, कंट्री को हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप करना है, तो हायर स्टडी स्पेशलाइजेशन तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज उसके बिना नहीं होगा। देन दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड, कि जिसमें हायर स्टडीज के लिए एग्जाम रखा कि तुम ठीक है, आईआईटीज ओपन हुए, वहां पे जाके कोर्सेज करो, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करो, प्रोफेसर आ रहे हैं जो फॉरेन से पढ़ के आ रहे हैं, वो तुम्हें करवा रही हैं टेक्नोलॉजी, और ये रिसर्च कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और उसका रिजल्ट दे रहे हो। दैट इज, मतलब ऐसे एक सिस्टम चलता है इस हिसाब से। अब क्योंकि बीटेक एक ऐसा स्टेज है, बीटेक के बाद हमें लगता है, आपका एज 21-22 है इस टाइम पे, जब आप पास आउट हो जाएंगे, तो हमें ये लगता है कि यार अब तो यार टाइम आ गया जिसमें मेरे को जॉब कर लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा अगर आप लोग ये दिमाग में लेके चलोगे कि यार बहुत पढ़ लिया अभी तक, मेरे को जॉब करनी है। 21-22 एक कोई ऐसा स्टेज नहीं है, कोई ऐसा एज नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो पैसे का। ठीक है, 2-4-5% केसेस को इसको एक साइड पे रखते हैं, एक्सेप्शनल केसेस को, अदरवाइज 95% कैंडिडेट को नहीं रिक्वायरमेंट होता है कि ठीक है मेरे को अर्न करना है, या ये करना है, वो करना है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाते हैं ना, फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है उनके लिए। ठीक है यार, बच्चा ठीक है अपने आप से कर रहा है। अब उस चीज के लिए क्या किया, तुम अगर हायर स्टडीज डोमेन में जा रहे हो तो तुम्हें वहां पे स्टाइपेंड मिल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या देखा कि नीट, देखो कैसे कैसे चीज डेवलप होती है, चलान होते हैं किसी चीज के, रूल्स कैसे बनते हैं, जब कोई चीज, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसी से रूल होता है कि अच्छा ऐसा हुआ, चलो यार इसका एक रूल बना देते हैं कि आगे से ये ऐसा होगा, तो वो रूल बन गया। तो इसी तरीके से सिस्टम बनता है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से सिस्टम क्रिएट होता है, राइट। यही चीज है कि कंट्री में इस हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए दे स्टार्टेड द गेट एग्जाम, देन दे फाउंड दिस सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके लिए उन्होंने आपको स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया। इस स्टेज पे जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या एमटेक या एमएस प्रोग्राम्स के लिए जो स्कॉलरशिप है वो 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। पीएचडी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए कि बीटेक के इमीडिएट बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। 5 साल का प्रोग्राम है जिसका 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। 35,000, 12,000, ये आपके दिमाग में अट्रैक्शन होती है कि यार ठीक है, अच्छा इतने पैसे मिलेंगे, मतलब एक वो साइकी है दिमाग की। अदरवाइज तो क्या करना है गवर्नमेंट ने, क्यों आपको पढ़ने के लिए क्यों वो पैसा देगा? बड़ा सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि ठीक है तुम मास्टर्स करोगे, तुम पीएचडी करोगे, क्यों गवर्नमेंट आपको पैसा देगी पढ़ने का? बीटेक लेवल पे क्यों नहीं दे रही है, मास्टर्स लेवल पे क्यों दे रही है? क्योंकि उसके लिए विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए है। आपका भी उसमें बेनिफिट होना है, और कंट्री का भी उसमें बेनिफिट होना है, और सोसाइटी का भी उसमें बेनिफिट होना है। तो ये विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए होती है। बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे काम होना है और काम चल रहा है उस चीज के लिए, राइट। ये धीरे धीरे चीजों को कवर करते हैं। अच्छा, वी आर फ्रॉम, मैंने ये तो बताया नहीं हम लोग, वी आर फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म। हमारे 3 प्लेटफॉर्म है। वन इज द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, वी स्टार्टेड इन 2011 में हमने स्टार्ट किया था बाय द नेम ऑफ इंजीनियर्स करियर पॉइंट, राइट। 12-13 साल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव सेंट टू द अब्रॉड की बात करें, हायर स्टडीज के लिए या पीएसयूज के लिए बहुत ऑप्शंस है, राइट। Second platform we started is Yourpedia. We started in 2017. नवंबर 2017 में स्टार्ट किया था। इस टाइम पे रफली 240 प्लस के सब्सक्राइबर्स हैं। और जो Yourpedia एक उस स्टेज में आ गया है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, विच इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम लोग कोई फंडिंग नहीं लेके बैठे हैं और सेल्फ ड्रिवन है, और हम लोग सोसाइटी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह सर्च करते रहते हैं, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखा है कि जो प्रोफेसर से पूछ रहा हो कि भाई अगर बच्चे ने तेरे अंडर मास्टर्स प्रोग्राम करना है या पीएचडी करना है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चे से? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। Yourpedia इज देयर।
और योरपीडिया उस स्टेज में आ गया है जहां पे आईआईटीज आर इनवाइटिंग योरपीडिया फॉर देयर एकेडमिक प्रोफाइलिंग। आईआईटीज हमें इनवाइट कर रही हैं कि आके हमारा एकेडमिक प्रोफाइलिंग करो और बच्चों को बताओ, प्रोफेसर्स के इंटरव्यू लो, रिसर्च लैब दिखाओ, बताओ बच्चों को कि क्या क्या काम होता है एक्चुअल में आईआईटी को। अदरवाइज देखो आईआईटी का अगर आपको लगेगा यार सर आईआईटी तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है, वो आपको क्यों बुला रहा है, इतना छोटे से प्लेटफॉर्म को क्यों बुला रहा है? क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अगर सपोज एक स्पोर्ट्स की हम बात करें, अगर सपोज कोई एक क्रिकेट से रिलेटेड कोई चैनल ऐसा है जो क्रिकेट से रिलेटेड डाल रहा है चीजें, तो ऑब्वियसली क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई चीज किसी को बनाना होगा, कोई अपडेट देना होगा, उस चैनल को बुलाएगा। सिमिलरली योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हायर स्टडीज के लिए बच्चों को गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे बच्चा आता है हायर स्टडीज के लिए और उसको सुनता है, प्रोफेसर को सुनेगा। अदरवाइज अगर ऐसे रैंडमली किसी प्रोफेसर का इंटरव्यू लेके डाल दोगे, कोई नहीं सुनेगा। उनकी अपनी ऑलरेडी बहुत सारे इधर उधर इंटरव्यूज दिए हैं, कोई नहीं सुनता है। लेकिन कोई ऐसा उसको प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना जहां के आके उसको सुने। सो योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म। रिसेंटली वी हैव डन द एकेडमिक प्रोफाइलिंग ऑफ आईटी रोपड़, उससे पहले आईटी मंडी किया, उससे पहले आईटी गांधीनगर किया, एंड नेक्स्ट मंथ वी आर मूविंग टू द आईटी हैदराबाद, एंड डायरेक्टर इज इनवाइटिंग अस कि आओ आके हमारी सारी चीजों के बारे में बताओ बच्चों को हायर स्टडीज के लिए, राइट। एंड दिस योरपीडिया ग्लोबल इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गाइडिंग स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड। आप लोगों में से जिसने भी प्लान किया ना अब्रॉड के लिए, एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं, वो दिमाग में रखना जब भी आप प्लान करोगे अब्रॉड जाने के लिए, कि अगर आपको अब्रॉड जाना है, गो एज एन इंजीनियर, डोंट गो एज अ लेबरर। एक लेबर के तौर पे मत जाना फॉरन, बहुत प्रॉब्लम होती है क्रिएट, बहुत टाइम लग जाएगा चीजों को सेटलमेंट करने में। गो एज एन इंजीनियर। बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत पैसा है, खाली पड़ी है, पूरी दुनिया खाली पड़ी है। अगर अब ये सोच के देखो कि अगर इंडिया के अंदर 35,000 रुपए दे रहा है, तो यूएसए के अंदर अगर देखो, पहली चीज तो पीएचडी का आपको कंसेप्ट दिमाग में समझना पड़ेगा। पीएचडी क्या होते हैं कि जिसमें आपको एक पीएचडी बेसिकली एक जॉब ही होती है। बहुत सारी कंट्रीज में तो वहां पे वो पीएचडी नहीं लिखते, वो जॉब ही लिखते हैं कि जॉब ओपनिंग है इस प्रोजेक्ट के लिए, 5 साल का प्रोजेक्ट है, इतना फंडिंग तुम्हें मिलेगा, इतना पैसा तुम्हें मिलेगा पर मंथ। उसको स्टाइपेंड बोल लो, स्कॉलरशिप बोल लो, कुछ भी बोल लो। पीएचडी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड आर द फंडिंग प्रोग्राम, क्योंकि उसमें आपको जॉब करनी होती है, आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो ये जो स्कॉलरशिप आपको वो देते हैं, वो वहीं से देते हैं, राइट। सो अब्रॉड खाली पड़ा है। अब्रॉड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुम जाना चाहते हो अब्रॉड, किस तरीके से जाओ, कैसे जाओ, वो सारी चीजें। और स्टेट वाला जो आपका एक्सपेक्ट है, जो आप लोगों का मेन टारगेट होता है सिविल का, कि जेईई एग्जाम्स होते हैं सर, और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनको कैसे कवर करना है, वो सारे एक्सपेक्ट हम कवर करके चलेंगे। गेट एग्जाम क्या है, आई थिंक मैंने आपको कवर कर दिया। थोड़ा सा गेट एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूं। देखो गेट के में क्या होता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 65 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं और 3 घंटे का एग्जाम होता है। 180 मिनट्स, 65 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, जिसमें से आउट ऑफ 100 मार्क्स 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट, जो आप लोग अपना पढ़ते हो, स्ट्रक्चर, आरसीसी, सिविल, सॉम, एफएम वगैरह, जितना आप टेक्निकल पार्ट पढ़ते हो वो आता है 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का आप लोगों को आता है जनरल एप्टीट्यूड, राइट, जिसमें 15 नंबर का आपको आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप पढ़ते हैं M1, M2, M3 या न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हैं। उसके बाद आपको 15 मार्क्स का आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल स्टडीज, सॉरी नॉट द जनरल स्टडीज, इंग्लिश। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शंस होगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के 1, 2, 3 भी आंसर उसके हो सकते हैं। तीसरा टाइप ऑफ इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नेट टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जिसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जिसमें आपको आंसर पुट करना होता है, राइट। ये इसका एग्जाम स्ट्रक्चर है। उसके बाद गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा, स्टूडेंट्स कैन राइट गेट इन 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स। देखो गेट का जो एग्जाम होता है वो हर साल फरवरी के अंदर होता है, राइट। फरवरी में होता है, पहले 2 वीकेंड आर फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जाम। ये हर जब से गेट स्टार्ट हुआ तब से यही है कि फरवरी के पहले 2 वीकेंड्स हैं आर फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जाम। अब पहले ये प्रोविजन नहीं होता था, आज से 4-5 साल पहले, मतलब पिछले 2 बारी से छोड़ दो, 3rd ईयर का बच्चा नहीं लिख सकता होता था। अब 3rd ईयर में भी आप गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, मैं वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं अभी, राइट। 3rd ईयर में आप एग्जाम लिख सकते हैं और फाइनल ईयर ऑनवर्ड आप एग्जाम लिख सकते हैं। इसका कोई एज लिमिट नहीं होता, चाहे एट द एज ऑफ 50 आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट इज मींट फॉर द हायर स्टडीज, और हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट नहीं होता है। सेकंड मैंने कवर कर दिया, 70% टेक्निकल, 30 नॉन टेक्निकल। अगर आप गेट क्वालिफाई कर देते हो, यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यूज ऑफ पीएसयूज, गवर्नमेंट जॉब, एमटेक, मास्टर्स प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम विद स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड।
कैलकुलेटर नहीं होता है इसमें, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है, इसकी ऐप भी होती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years, 3 साल तक गेट का जो रिजल्ट है वो वैलिड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन राइट द 2 गेट एग्जाम। ये मैं सारी चीज आपको बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कर सकते हो कि आप 2 गेट एग्जाम दे सकते हो, कौन से देने, कैसे देने, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसके बारे में। उसके बाद गेट एग्जाम क्यों देने, अगर आपको पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब के लिए एंटर करना है। देखो जॉब का 2 कैटेगरी है यहाँ पे। पीएसयू के बारे में पता आप लोगों को, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर की। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, कोई नाम बता सकते हो कोई पब्लिक सेक्टर के? सेल, गेल, आईएसआरओ, बीएआरसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बहुत पीएसयूज हैं। ओएनजीसी हो गया, राइट, पावर ग्रिड, पोसोको, बहुत पीएसयूज हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पहली चीज है गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, राइट। ये आपका 2 ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका दिल्ली गवर्नमेंट का। ऐसे बहुत सारे पीएस, 2 महारत्ना पीएसयू मिलके भी एक नया पीएसयू क्रिएट कर देते हैं जिसको नवरत्नास बोल देते हैं, राइट। पीएसयू क्यों बच्चा, क्यों ट्रैक्शन होता है पीएसयू को लेके? अगेन ओनली वन रीजन, दैट इज द मनी, पैसा, राइट। क्योंकि पीएसयू का जो सैलरीज है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा होता है। रफली जो एवरेज पैकेज है वो 12 से 18 लाख के एवरेज पैकेज जो है कोई भी पीएसयू आप लोगों को देता है, राइट। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या ऑप्शन है गेट के थ्रू, है किसी को आइडिया? गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, एसडीओ, पंजाब से कौन कौन है यहाँ पे? हरियाणा, आपका जो पीएसपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है आपका, पंजाब का, हरियाणा का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, उसमें जो आपका सब डिवीजन इंजीनियर या एसडीओ या एई किसी को बोल देते हैं अलग अलग स्टेट में, उसका जो रिक्रूटमेंट है वो प्योरली गेट एग्जाम की बेस पे होता है। अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाला कि जिसका पंजाब के अंदर मेयर गेट क्वालिफाई हो गया वो एसडीओ लग गया है, पढ़ते ही नहीं है, तैयारी नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है। हर किसी को बाहर जाना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जाओ, लेकिन एक अपनी फील्ड में जाओ, एक्सपर्टीज लेके जाओ, बहुत पैसा है बच्चे बाहर में, राइट। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए, इंडिया अब्रॉड के लिए जाना है तो ऑप्शन है। अगर आपको अपना करियर बनाना है स्पेशलाइज्ड डोमेन में, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये सारी जो ऑप्शंस हैं, अगर आप हायर स्टडीज इस डोमेन में परस्यू करना चाहते हो, देन ऑल्सो द ऑप्शन इज अगेन द गेट एग्जाम। उसके बाद गेट का और बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपसे इससे जो आपका प्रिपरेशन लेवल जो बन जाता है, राइट, आपके जो फंडामेंटल्स, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और इस गेट एग्जाम को आप अपने रिज्यूमे पे भी लिख सकते हो कि सर आई एम गेट क्वालिफाइड। अदरवाइज कोई एग्जाम नहीं जो आप अपने रिज्यूमे पे लिख सको, गेट एग्जाम को आप लिख सकते हो। ये अपने आप में एक डिग्री है कि अगर गेट क्वालिफाई हो गया तो उसका वैल्यू करेगा। इट्स समथिंग लाइक कि ठीक है, एमबीबीएस जब कोई करता है तो आपको पता है उसका एक एग्जिट एग्जाम होता है। जब कोई एमबीबीएस करते हैं उसका एक एग्जिट एग्जाम होता है, पता आप लोगों को इसके बारे में कि अगर वो एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं करेगा उसको एमबीबीएस का डिग्री नहीं मिलता है। और ये पीछे से आज से 5-6 साल पहले बात भी चली थी कि इंजीनियरिंग का भी एक एग्जिट एग्जाम बनाते हैं कि जिसमें अगर जिसका क्वालिफाई होगा उसी का होगा, लेकिन वो बात ठंडे बस्ते रह गई है, राइट। उसके पीछे रीजंस क्या है, थोड़ा सा सोचोगे पता लग जाएगा क्या रीजंस है उसके पीछे, राइट। तो इससे आपका जो टेक्निकल लेवल है, जो कंसेप्चुअल लेवल है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। कुछ पीएसयूज के नाम यहां पे लिखे हुए हैं। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो आपके हेलीकॉप्टर्स और जो प्लेन्स बना रहे हैं इंडिया के अंदर, दैट इज एचएएल। दैट इज आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीआरसी, ये रिसर्च लैब्स है। बेसिकली जो आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीआरसी, इसके जो सैलरी स्ट्रक्चर्स है ना गवर्नमेंट जॉब की है, जो 7th पे कमीशन है, बाकियों के नहीं है। ये रिसर्च लैब्स है, ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ये सारी की सारी जो 3 डिपार्टमेंट्स, राइट। बाकी सभी का जो मैंने आपको बता दिया सारा ये है। उसके बाद जॉब्स की हम बात करें तो जॉब में आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है, दैट इज द जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बहुत सारी लैब्स हैं कंट्री के अंदर, लाइक सीएसआईओ, सीडेक, ये सीडेक मोहाली के अंदर भी है, सीएसआई चंडीगढ़ के अंदर है, सीएसआईआर, ये बहुत सारी लैब्स हैं जहां पे अगर आपको जेआरएफ के लिए जाना है देन दिस गेट एग्जाम इज रिक्वायर्ड। और ये जॉब होती है और इसमें भी अगेन आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है 2 साल कर लेंगे, 5 साल कर लेंगे, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या बनेगा? बच्चे ये सोच के देखो कि अगर आप एक कंपनी है, आप एक इंडस्ट्री है, आपके पास प्रॉब्लम है और अगर कोई आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है तो आपको नहीं लगेगा इस बंदे को हायर कर लेना चाहिए? फैक्ट है। अगर सपोज आपकी इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम है, उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम के लिए आपने किसी प्रोफेसर को दे दिया
चाहे वो किसी भी आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, आपके प्रोफेसर्स के पास भी डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को लगता है प्रोजेक्ट्स होंगे, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आपको लगता है कि अगर वो लगेगा कि हाँ यार इस बच्चे ने मेरा प्रोजेक्ट इसमें कंप्लीट कर दिया है, इसमें काम किया, उसने बहुत अच्छा है, तो मेरे को इसको परमानेंटली रिक्रूट कर लेना चाहिए। और 90% केसेस में यही होता है, जिस इंडस्ट्री को आप प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो वो आपको वही रिक्रूटमेंट दे देते हैं, राइट। उसके बाद हायर स्टडीज, फेवरेट टॉपिक है मेरा हायर स्टडीज के लिए बोलने के लिए। हायर स्टडीज तो बच्चे देखो एक ऐसी चीज है जो हर किसी को जाना चाहिए, हर किसी को, बिना सोचे। रीजन उसके बहुत सारे मैं अभी आपको बताता हूं कि क्यों जाना चाहिए। देखो हायर स्टडीज में 3 कोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, एमटेक प्रोग्राम है, एमएस प्रोग्राम है, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है आफ्टर यू कंप्लीट योर बीटेक। एमटेक में 2 साल का प्रोग्राम होता है, उसमें भी स्टाइपेंड आपको मिलता है 12,400 रुपए पर मंथ का। एमएस 2.5 से 3 साल का प्रोग्राम है, उसमें भी सेम स्कॉलरशिप आपको मिलता है 12,400 रुपए। उसके बाद होती है डायरेक्ट पीएचडी, वो 2 तरह की पीएचडी होती है, एक नॉर्मल पीएचडी होती है जिसमें तकरीबन 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है, एक पीएमआरएफ होता है। ये पीएमआरएफ पीएचडी पता किसी को इसके बारे में? पीएमआरएफ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, राइट। इसमें 70,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप है पहले 2 साल के लिए, तीसरे साल में 75,000 का, और अगले 2 सालों में 80,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप। अब दिमाग में ये आ रहा होगा ये तो जॉब से भी बहुत बढ़िया चीज है ये। एक चीज मैं और बताता हूं कि जो पीएसयूज हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है वो किसके लिए नहीं बनी है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। ये किसके लिए बनी है? जो लोग चाहते हैं आराम, जो लोग चाहते हो कि ठीक है सैटरडे संडे छुट्टी मिल गई, घूमने भी चलेंगे, एंजॉय भी करनी है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, गो फॉर द पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब। लेकिन जिसको पैशन है ना काम को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, पैसा कमाने को लेके, अल्टीमेटली देखो पैसा तो आ ही जाना। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एंड में कोट करूंगा कि कैसे पैसा आया एक बच्चे के साथ, एग्जांपल देखिए, जबकि उसको हमने फोर्सफुली भेजा था कि ऐसा कर तो, राइट। तो जो हायर स्टडीज डोमेन है दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग। रीजन उसके पीछे बहुत सारे हैं। पहला चीज है, एक चीज दिमाग में रखना कि जितने भी मैंने यहां पे सारी ऑप्शंस लिखी है ना, वो ऑप्शंस हैं जिससे आपको दी बेस्ट करियर मिलेगा। करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको ये ना सोचना पड़े यार मैं क्या कर रहा हूं, मतलब सेटिस्फेक्शन, वो बोलते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन मिलना, अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन एक वर्ड होता है, आप लोग पढ़ोगे मैनेजमेंट में आगे जाके, जॉब सेटिस्फेक्शन, कि ठीक है पैसा भी आ रहा है यार, सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं काम से, मैं कर क्या रहा हूं, मेरे लिए तो ये चीज बनी ही नहीं है। तो दैट जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कौन लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं, ये जो पीएसयू जाना चाहते हैं वो कौन लोग ट्राई करना, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जिसको ठीक है आ रहा है मेरे को 50-60 हजार 70 हजार लाख आ रहा है, ठीक है सफिशिएंट है, और आराम से कूल सी लाइफ चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आर मीन फॉर देम। लेकिन अगर किसी को पैशन है ना चीजों को लेके, काम करने को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके ग्रो करना है, तो गो फॉर द हायर स्टडीज, बहुत इंजॉय करोगे इस फेज को। मैं एंड में आपको एग्जांपल दूंगा मैं आपको इस चीज के लिए, राइट। हायर स्टडीज करनी क्यों है, वाई हायर स्टडीज? ऑल्दो ये क्वेश्चन मैंने आगे लिखा हुआ है, उसके 3-4 फैक्टर हैं। पहला सबसे बड़ा फैक्टर है द नॉलेज। अभी तक आप लोगों का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। स्पेशलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट इज ऑफ द हायर स्टडीज कोर्सेज। हायर स्टडीज चाहे वो हम इंडिया से बात करें, हायर स्टडी चाहे हम वो अब्रॉड से बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। क्योंकि आप इस चीज को यस बोलोगे कि यस, अगर आपको कहीं पे किसी चीज में कहीं पे अपनी जो आपके पास नॉलेज है या जो आपको बोलना है किसी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता है और उसके बारे में अगर नॉलेज है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा सिर्फ एक ही चीज से, दैट इज द नॉलेज। और अगर कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, बोल सकते हो चीजों के बारे में, तो टेंशन मत लेना कभी भी दिमाग में कि मेरे को अर्निंग कब होगा, मेरे को पैसा कब आना स्टार्ट होगा, इस चीज का कभी टेंशन मत लेना। गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहेगी, या ये जो पैसे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सपोर्ट करते रहते हैं। पीएचडी करने के बाद भी आईटी के अंदर 2-2 लाख रुपए का सैलरी है, 2-2 2.5 लाख रुपए का सैलरी है, बहुत ऑप्शंस हैं। तो सबसे बड़ा चीज जो सुप्रीम पावर है दैट इज द नॉलेज। दूसरा मेन रीजन है दैट इज द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब समझ लो कि आज अगर आज मैं टी शर्ट डाल के बैठा हूं, यहां पे योरपीडिया का लोगो लगा हुआ है,
अगर सपोज यहाँ पे टोमी का लगाओ या किसी फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली का लोगो लगाओ या आईआईटी बॉम्बे का लगाओ, दैट मीन समथिंग। यही चीज आपको अपने रिज्यूमे पे रिफ्लेक्ट करनी है कि आई हैव डन इंटर्नशिप अंडर दिस प्रोफेसर ऑफ दिस आईआईटी, आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस आईआईटी अंडर दिस प्रोफेसर, ये इस मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया है और उसका सोसाइटी को मैंने सोल्यूशन दिया है। मेन सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज द ब्रांडिंग। जब तक आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं होएगी, नहीं वैल्यू बढ़ेगा आपका, नहीं वैल्यू बढ़ेगा। एक शोरूम के अंदर, टॉमी के शोरूम के अंदर उसी टी शर्ट के आप 5,000 देने को रेडी हो, सेम टाइप की टी शर्ट या शर्ट को सेम बिल्कुल डिट्टो सेम अगर बाहर पड़ी होगी विदाउट लोगो, आप बोलोगे यार 500 नहीं देता मैं इसके, उसके 5,000 दे आओगे आप। ये चीज आपके अपने ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये चीज जब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगी चीज, जब तक आपके रिज्यूमे पे नहीं होगा चीज, नहीं आपको वैल्यू पड़ेगा। और कंपनीज पैसा देने को रेडी हैं, उनको स्पेशलाइज्ड पर्संस नहीं मिल रहे हैं, ये फैक्ट है। क्यों मैं ये बता रहा हूं, ये जो हायर स्टडीज डोमेन की मैंने बात की, इसको मैंने रिलेट किया यूरोपीडिया के साथ। जितना भी स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जाता है इंडिया के अंदर, आईआईटीज में, एनआईटीज के 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यूरोपीडिया से चैनलाइज होके जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो हमारे पेड काउंसलिंग के थ्रू हो, चाहे वो हमारी यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू हो। एवरीबडी नोज यूरोपीडिया, जो भी हायर स्टडीज के लिए जा रहा है आईआईटीज के अंदर। नहीं पता होता वहां पे जाके पता चल जाता है उसको कि हाँ ये है एक चैनल जिसने गाइड करते हैं जो। अब मैं इसी दावे से आपको बोल रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट डोमेन। और दिमाग में आता है कि सर आईआईटीज तो बहुत मुश्किल होगा जाना, या बहुत ऐसे। इस बार स्पेशली फ्रॉम द सिविल ब्रांच हमारे पास रफली मेरे को लग रहा है 250 के स्टूडेंट्स थे, सभी के सभी आईआईटी चले गए हैं। एक भी स्टूडेंट सिंगल ऐसा नहीं बचा कि जिसका आईआईटी में सिलेक्शन ना हुआ हो। और आईआईटी जाना क्यों है, ब्रांड तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपको एक्सपोजर मिलना है, जो आपको वहां पे जाके अपॉर्चुनिटीज और निकल के आएगी। सोच के कुछ और गए थे, लेकिन जब वहां पे गए, हर स्टेट का बच्चा वहां पे मिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो हम उस रीजन के अंदर है, आपके लिए एग्जांपल्स क्या है, आपका इकोसिस्टम क्या बता रहा है, यार वो हाईएस्ट वो चला गया, कनाडा चला गया, वो यूके चला गया, वो ये चला गया। समझ मेरी बात? तो जब तक आप लोगों का इकोसिस्टम वैसा नहीं होगा, जो आपका सोसाइटी वैसा नहीं होगा, मोटिवेशन कैसे मिलेगी? अनटिल और अनलेस कि आपका कोई सीनियर कि जिसका आईएसआरओ में सिलेक्शन हुआ हो, जिसका जो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला गया, जब तक आप लोगों के पास ऐसी एग्जांपल्स नहीं आएगी तो मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं। राइट और रॉन्ग? तो ये एग्जांपल्स तो यार किसी न किसी को तो सेट करनी ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हो अच्छा करियर बनाना। सो दिस इज द डोमेन जिसके थ्रू आप अपना स्पेशलाइज्ड डोमेन, अपना ब्रांडिंग, अपना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। और इसके बाद कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ का, कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ का। राइट? तो ये हायर स्टडीज के लिए ऑलवेज थिंक ऑफ कि मेरे को हायर स्टडीज के लिए जाना है। देखो क्योंकि जॉब के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि 21-22 एज नहीं है, क्योंकि ये जो मोमेंटम आपका बना है ना, जैसे बीटेक करोगे, मास्टर्स कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, ये मोमेंटम के साथ होता है। आप लोग सभी फिजिक्स पढ़ के आए हैं, मोमेंटम जब चेंज करना होता है तो फोर्स लगती है और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जब मोमेंटम एक बार बन गया, फिर कम फोर्स में भी काम हो जाता है। राइट? ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आफ्टर दैट आप लोगों में कोई ऐसे है जो एमबीए करना चाहता है आईएमसी? कौन सा एग्जाम? कैट? मैं बोल रहा हूं गेट के थ्रू भी तुम आईएम में जा सकते हो। पता है आपको इसके बारे में? यू कैन एंटर इनटू द IIMs through this GATE exam, and that program is known as the FPM program, Fellowship Program in Management, FPM program। अच्छा, पिछले इसकी मैं बात बता दूं, एक मैं थोड़ा सा एक चीज बताना भूल गया, इसमें एंट्री करने का क्या तरीका है। इसके लिए ये जो मास्टर्स प्रोग्राम है ना, एमएस प्रोग्राम, नॉट द एमटेक, एमएस प्रोग्राम और डायरेक्ट पीएचडी, सीजीपीए अगर किसी का जनरल कैटेगरी 7 या 7.5 प्लस है, और अगर गेट मेयर क्वालिफाई भी हो जाता है ना 25-30 नंबर लेके, आपको आईआईटी से कॉल आता है 101%। 25-30 नंबर गेट के अंदर, सीजीपीए 7 या 7.5 प्लस, आपको एमएस या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम से कॉल आएगा। रीजन उसके पीछे ये है, बच्चे आईआईटी में सीटें खाली रह जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सिविल इंजीनियर के लिए कौन कौन से स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए, कोई बता सकते हो आप मेरे को? क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होता है, और जियोटेक होता है, और ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनवायरमेंट होता है, वाटर रिसोर्सेज होता है। ये कुछ कोर डोमेन है,
नॉन कोर डोमेन भी होती है कुछ। नॉन कोर डोमेन जैसे फॉर एग्जांपल को बता सकते हो, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। नॉन कोर डोमेन को बता सकते हो, बोलो। एनवायरमेंटल साइंस, वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग था। एनवायरमेंटल साइंस में कोई भी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। कोई और? डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एरोस्पेस और मटेरियल साइंस और ओशियन इंजीनियरिंग और बताओ रॉक इंजीनियरिंग। बहुत कोर्सेज हैं। तो और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। जब आपका गेट का रिजल्ट आता है उसके बेस पे जब आप अप्लाई करने लगते हो आईआईटीज के लिए, तो आपके पास मोर देन 1000 ऑप्शंस होती हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। मोर देन 1000 ऑप्शंस। अब उस 1000 ऑप्शंस में से मेरे को सिर्फ 70-80 उन ऑप्शंस में अप्लाई करना है जहां पे मेरे को कॉल आने का चांस है। ऐसे हर जगह नहीं अप्लाई करना है रैंडमली, अदरवाइज तो पैसा वेस्ट है। तो ऐसी जगह पे अप्लाई करो जहां पे कॉल आने का चांस है। एंड दिस इज वेयर योरपीडिया स्टेप्स इन। यहां पे रोल आता है योरपीडिया का, जो आपको ये बताता है कहां अप्लाई करोगे अपने क्रेडेंशियल्स के हिसाब से। सर मेरा गेट स्कोर ये है, मेरा सीजीपीए ये है, मेरा ये कैटेगरी है। इन तीनों चीजों के बेस पे अलग अलग आईआईटीज का अलग अलग तरीके से बताया जाता है। दैट इज द काउंसलिंग बेसिकली। उसके बाद फिर जब आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं, एमएस और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रिक्वायरमेंट होता है, वी विल गाइड यू, इंटरव्यूज होता है, वो बहुत सारी चीजें होती है इसके बाद, राइट। तो जिसका भी सीजीपीए, जिसको भी हायर स्टडीज के लिए देख रहे हो ना बच्चे, एटलीस्ट जनरल कैटेगरी 7.5 प्लस सीजीपीए ट्राई करना उसको रखने का। फिर बहुत ऑप्शंस ओपन हो जाती है, बहुत ऑप्शंस ओपन हो जाती है। ऐसे नहीं है कि अगर नहीं होगा तो लिमिटेड रहेगा, नहीं। अब तो आईआईटीज ने विदाउट गेट भी एंट्री कर दी है। कुछ आईआईटी सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिए हैं। आईआईटी हैदराबाद हर डिपार्टमेंट के लिए सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। क्योंकि रीजन उसके पीछे क्या है, बच्चे एक 3 घंटे का एग्जाम, आपने पूरा साल मेहनत किया, एक 3 घंटे आपकी उस लाइफ के, वो 3 घंटे अच्छे नहीं गए। मेहनत मेरी पूरी थी, क्या वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर? हाँ, अगर अच्छा गया तो डेफिनेटली डिसाइड करेगा, अगर अच्छा नहीं गया तो ऐसा तो है नहीं मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहा हूं उसके बेस पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस कारण से हमें चांसेस बढ़ाने हैं, वो मैं आगे बात कर रहा हूं कि कैसे चांसेस बढ़ाने हैं आपने। सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम एक ऑप्शन है जिसमें विदाउट गेट आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीजीपीए थोड़ा अच्छा चाहिए आपको, सो दैट कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आए, जिसमें रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ये दिमाग में रखना, उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है जब भी सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम की हम बात करते हैं। आईएम में जब आप कैट के थ्रू एमबीए के लिए जाओगे तो टोटली जो आपका डोमेन होगा वो होगा मैनेजरियल डोमेन, राइट। टेक्नोलॉजी मतलब ये तो भूल ही जाओगे, सिविल इंजीनियरिंग कुछ होती है। लेकिन हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर देयर आर मैनेजमेंट कोर्सेज वेयर यू कैन एंटर थ्रू द गेट एग्जाम। जो आपका वहां पे नॉलेज है, जो प्रोफाइल है, वो टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल होगा। और वो सारी कंपनीज आपकी प्लेसमेंट के लिए आएंगी, जो कोर कंपनीज आती है कोर डिपार्टमेंट्स के लिए, वही मैनेजरियल पोस्ट के लिए आएंगी। और आपका प्रोफाइल होगा टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल। पैकेजेस लिमिटिंग नहीं है कोई। इस टाइम पे 3-4 डोमेन है जो टॉप पे चल रहा है। सबसे पहले नॉन कोर, जो मैंने आपको बता दिया, डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इसमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स है। उसके बाद आपका आ गया मैनेजमेंट डोमेन, बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल डॉम्स आईआईटी मद्रास, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी मद्रास, 45 to 50 लाख का मैक्सिमम पैकेज तक जाते हैं। 20 to 25 एवरेज पैकेज रहता है आईआईटी मद्रास के अंदर। आईओआर आईआईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईसी बेंगलोर, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी दिल्ली, हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्स है। तो जो भी आप लोगों में से मैनेजमेंट डोमेन में रहना चाहता है टेक्नोलॉजी के साथ, उसके लिए दिस गेट एग्जाम इज देयर, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो हर आईआईटी में, हर एनआईटी में थ्रू दिस गेट एग्जाम फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज, राइट। एमबीए फॉर एनआईटीज सेम, दीज कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल इन द एनआईटीज, एनआईटीज में भी है। थर्ड जो मैं बात कर रहा था, एफपीएम इन आईएम्स, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईएम्स। देखो जितना भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन मार्क मत लाना अपने दिमाग में कि भाई इसके बाद का क्या ऑप्शन है दी बेस्ट। मैं हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं, मैं आईआईटीज एनआईटीज की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा कि कहीं से भी कर लो, नहीं करियर बनेगा उससे। दैट विल बी अ सिंपली ऑर्नामेंटल डिग्री, उसका नहीं बेनिफिट होने वाला। अगर हमें हायर स्टडीज डोमेन में जाना है, देन ओनली गो फॉर द
वेयर जब आपको दो चार चीजें मिले जो मैंने आपको बताया कि जिसमें आपका ब्रांडिंग हो, नॉलेज हो, एक्सपोजर मिले आपको, आप एक्सप्लोर कर पाओ, देन ओनली यू गो फॉर ऑल दोज ऑप्शंस। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है फॉरेन में जो गेट के थ्रू एमएस या पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्री करवाते हैं? हाँ जी, हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नैन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और RWTH और टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक और क्रैनफील्ड यूके, ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं, राइट। अदरवाइज ये नहीं कि सिर्फ आपने अगर फॉरेन के लिए आप प्लान कर रहे हो मास्टर्स या पीएचडी का, सिर्फ 5 ही ऑप्शन है, इसके अलावा तो पूरा वर्ल्ड ओपन है। अपने जब आप हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड अप्लाई करते हो ना, तो आपका प्रोफाइल, आपके क्रेडेंशियल्स बहुत मैटर करते हैं, आपका सीजीपीए बहुत मैटर करता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करता है, आप प्रोफेसर को कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे आप उससे बात कर रहे हो, कैसे अपना प्रोफाइल प्रेजेंट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। बड़ा मैं आपको एक रिवर्स इंजीनियरिंग बताता हूं जो हम लोग लगाते हैं ग्लोबल के अंदर। मेरे को पीएचडी के लिए अप्लाई करना है अब्रॉड, मेरे को मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है अब्रॉड, मैं क्या करूंगा? मेजोरिटी 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया क्या करते हैं? पहले जीआरई का एग्जाम लिखेंगे, पहले आईलेट्स का एग्जाम लिखेंगे, पहले टॉफल का एग्जाम लिखेंगे, फिर स्कोर आएगा, फिर एजेंट के पास जाएंगे, फिर एजेंट अपना वो करेगा, फिर आपको ऑफर लेटर देंगे। ऐसे ही होता है ना, यही होता है ना प्रोसीजर। फिर आपको वीजा आएगा, यही होता कि नहीं होता प्रोसीजर? जो भी फॉरेन का प्लान करके बैठे हो, मैं बोल रहा हूं ये तरीका टोटली एक प्रोसीजर है, लेकिन इसके थ्रू जो आपको वो ऑप्शन मिलेगा ना, वो ऑप्शन अच्छा नहीं मिलेगा। ये उनके लिए है जो सिर्फ जाना चाहते हैं, मेरे को सिर्फ अब्रॉड जाना, भेज दो किसी तरीके से, 20, 25, 30 लाख लगाने को मैं रेडी हूं। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं अब्रॉड के लिए, अगर आप जाना चाहते हो, जिसमें 1.5-2 लाख से ऊपर खर्चा आना ही नहीं है। दैट इज द रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है, मेरे को पहला चीज है, मेरे को अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा लिखना है, या जो भी फर्स्ट ईयर से हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से हैं, उनको अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंगली क्रिएट करना है, जिसमें आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है अच्छे तरीके से। अब वो कैसे पता लगेगा प्रोजेक्ट कैसे काम करना है, उस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? अपने प्रोफेसर से पूछो कि सर मेरे को कोई प्रोजेक्ट हो, मेरे को काम करना है, मेरे को फर्दर हायर स्टडीज के लिए जाना है अब्रॉड, ये कंडीशन के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। ये नहीं कि ठीक है कोई ये बना लिया, मॉडल बना लिया, ये कर लिया, ये प्रोजेक्ट्स नहीं, इससे नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका, हाँ वो ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इसमें आपने एज एन इंजीनियर लर्न क्या किया। वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स में से ये जानने का कोशिश करेगा कि मेरे को इसमें एज एन इंजीनियर मैंने लर्न क्या किया इसमें से, वो ये जानेगा प्रोफेसर बस। और दूसरा वो ये जानेगा कि, ये जानने की कोशिश करेगा कि मेरे पास प्रोजेक्ट है, जो कि उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मेरे को इतने बंदों का रिक्वायरमेंट है, इतना स्टाइपेंड मैं दूंगा भैया आपको। अब अगर आपका प्रोफाइल उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करेगा, अब आप मेरे को बताओ, आपके पास प्रोजेक्ट है, आपको पर्सन चाहिए, आप बोलोगे सर भाई मेरे को स्ट्रक्चर में किसने अगर इस डोमेन पे काम किया है तो मेरे पास अप्लाई कर सकते, इतना स्टाइपेंड देने को रेडी हूं। आपके अंदर किसी बच्चे ने मेल आया आपको कि जो बोल रहा है कि सर मैंने ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट किया है, ऐसा काम किया है, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूं आपके अंडर। और एक और लोगों ने भी अप्लाई किया जिसने कुछ नहीं लिखा, सिंपल बोल दिया सर मैं अप्लाई करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली जिसका आपको लगेगा हाँ यार इसने तो काम किया है, ये तो मेरे यूज का बंदा है, आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, तो वो आपसे फिर इंटरव्यू करेगा, 2-4 और मेल में पूछेगा, जानने का कोशिश करेगा कि जो आपने लिखा है वो सही भी लिखा कि नहीं लिखा, या सिर्फ मेरा प्रोफाइल पढ़ के आपने अकॉर्डिंगली बना दिया। समझ रहे पॉइंट को? ये तरीका है करने का, जिसमें आप अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा, और 1.5-2 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं है। इस 1.5-2 लाख में मैं आपका टिकट भी ऐड कर रहा हूं, मैं जाने का, ट्रांसक्रिप्ट के खर्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के खर्चे होते हैं, एग्जाम लिखने के भी खर्चे होते हैं, सारा मिल मिला के 2 लाख से ऊपर नहीं है खर्चा। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू, दिस इज द बेस्ट वे टू गो। इतना भी खर्चा नहीं चाहते, अप्लाई फॉर द पीएचडी, मास्टर्स कर लो इंडिया से, पीएचडी के लिए अप्लाई करो, 3,500 $4,000 US पर मंथ का स्कॉलरशिप मिल रहा है बच्चों को। बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सक्सेस स्टोरीज बहुत पड़ी है यूरोपीडिया ग्लोबल पे, देखना यूट्यूब चैनल पे, वो बताएंगे कि मेरा 6.3 सीजीपीए के ऊपर मेरा हो गया पीएचडी में। डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अगर आप जाना चाहते हो अब्रॉड में, स्पेशली द यूएसए, देन दिस इज द सीजीपीए बस चाहिए उसमें 8.5 या 9 प्लस, जो डायरेक्ट पीएचडी यूएसए में अप्लाई करना चाहता है विद स्टाइपेंड विद स्कॉलरशिप 3,500-4,000, आपका खर्चा $1,000-1,200 से ऊपर नहीं है फॉरेन में, बाकी सारा सेविंग है आपका, जो मर्जी करो उसका, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू गो अब्रॉड। अब्रॉड के बारे में हमने रिक्वेस्ट किया आपके कॉलेज से, उसका मैं डिटेल में अलग से प्रेजेंटेशन करूंगा, जो भी अब्रॉड के लिए करना चाहते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे,
शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम्स और बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन द थर्ड ईयर। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि गेट आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। क्या बेनिफिट है? देखो पहला चीज आपको ये बता दूं कि अगर आप थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम देंगे ना, तो आप उसको फाइनल ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी। ना आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर पाओगे, ना आप कहीं पे पीएसयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तो आप अप्लाई कर पाओगे 8th सेमेस्टर ऑनवर्ड, क्योंकि 6th सेमेस्टर में एग्जाम होगा आपका, 6th में बनेगा ना, 6th सेमेस्टर में एग्जाम होगा, तो उसके बेस पे आप 7th में कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर जब 8th में भी दोबारा से एग्जाम होगा फेब का, दोबारा से देने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि 3 साल के लिए वैलिड है, तो दोबारा से भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है उसी के स्कोर पे बेस पे। हाँ, अब मैं एक चीज और बताता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि वो स्लाइड आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप 2 गेट पेपर दे सकते हो, 2 गेट पेपर। यहां पे सिविल का कोड है सीई, कहां है सी, ये रहा सिविल। 2 गेट पेपर कंबिनेशन होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर इज योर सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड पेपर आप किससे लिख सकते हो? एरोनॉटिकल से, एग्रीकल्चर से, में कंफ्यूजन इसमें ए आर और ई में। ईएससी इज एनवायरमेंटल साइंस, जीई जियो इंफॉर्मेटिक्स जो नया स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले, न्यूमेरिकल मेथड्स, और आपका एक्सी इज द इंजीनियरिंग साइंसेस। ये सेकंड पेपर से आप कंबिनेशन दे सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास ये ऑप्शन है जिसमें आप 2 गेट पेपर दे सकते हो, राइट। अब दिमाग में आ रहा है कि सर सेकंड पेपर दें ना दें, क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर 2 गेट पेपर दें या ना दें। दूसरा चीज है एक ही दें तो कौन सा दें। अब इसके मैं आंसर आपको कर रहा हूं। देखो अगर तो आप टोटली पीएसयू टारगेट कर रहे हो, टोटली अगर आप जॉब टारगेट कर रहे हो, तो जिस ब्रांच में आपका बीटेक है उसी ब्रांच में ही गेट पेपर देना आपने। कि अगर आपका गेट बीटेक सिविल में है तो गेट भी सिविल में देना है, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो या पीएसयू का जॉब देख रहे हो, राइट, दिमाग में रखना। दूसरा, अगर आप हायर स्टडीज का ऑप्शन देख रहे हो तो सारी ऑप्शंस हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर यू कैन राइट द गेट इन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। आप लोग गेट कंप्यूटर साइंस में भी दे सकते हो, राइट, उसका कोई ट्रबल नहीं है। ट्रबल कहां पे आता है कि जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो फॉर वेरियस आईआईटीज, उसमें एलिजिबिलिटी होता है। कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि ओनली सिर्फ गेट का एग्जाम देखा जाता था, किसमें लिखा है उसके बेस पे वो आपको एलिजिबिलिटी देता था आगे। अब ऑप्शन आता है कि मेरा बीटेक ब्रांच ये है, गेट ब्रांच ये है, तो आप यहां पे एलिजिबल हो। ये कॉम्बिनेशन, राइट, पहले ऐसा नहीं होता था, राइट। अब एक और चीज है जो मैंने आपको बतानी है कि अभी इस बार जो गेट एग्जाम करवा रहा है वो आईआईसी बेंगलोर करवा रहा है। एक नया गेट का पेपर इस बार स्टार्ट हुआ है, पता है किसी को उसके बारे में? डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिस इज द न्यू गेट पेपर दे हैव स्टार्टेड। सारे क्वेश्चन जो अभी देखो इकट्ठे हो रहे हैं ना, मैं सभी का आंसर इकट्ठी देने जा रहा हूं अभी सारी चीजों का। एक नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ है डेटा साइंस एंड एआई। जितना स्टूडेंट हमारे पास पोस्ट गेट काउंसलिंग के लिए आता है, 70 to 80% स्टूडेंट वांट टू डू मास्टर्स प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड एआई। क्या लगता है आपको उसके पीछे क्या रीजन होगा? क्या लगता है? क्या लगता है क्या रीजन होगा? जॉब? यस। बीटेक कंप्यूटर साइंस क्यों करना चाह रहा है मेजॉरिटी बच्चा इस टाइम पे? क्यों? पैकेजेस दिखता है उसको, हाँ ठीक है प्लेसमेंट मेरी इजीली हो जाएगी शायद, और मेरे को पैकेजेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाएंगे, राइट। ये रीजन है। दैट इज द सेम रीजन एप्लीकेबल फॉर द हायर स्टडीज। जैसे मैंने आपको इससे पहले बता के हूं कि 3-4 डोमेन में ही तो इस टाइम पे आपको प्लेसमेंट्स हैं। नॉन कोर डोमेन में डाटा साइंस, एआई, एमएल, मैनेजमेंट डोमेन में, इन डोमेन में बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका नीड क्या पड़ा स्टार्ट करने का? डाटा साइंस और एआई के पेपर का नीड क्या पड़ा? नीड इसलिए पड़ा है, देखो डाटा साइंस और एआई के कोर्सेज के लिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी एलिजिबल हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्हाट दे फाउंड कि जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब वो ज्वाइन करते हैं एमटेक प्रोग्राम, तो उनको तो बेसिक ही नहीं पता मशीन लर्निंग की एआई के। क्योंकि इंटरव्यू उससे क्या पूछेगा? वो इंटरव्यू में तो वो पूछेगा ना जो सिविल में पढ़ के आया है, चाहे वो डाटा साइंस के लिए भी अप्लाई किया उसने, चाहे वो मशीन लर्निंग के लिए भी अप्लाई किया है। तो व्हाट दे फाउंड कि अगर भाई तुम चाहते ही हो उस डोमेन में एंटर करना, तो उसका एक बेसिक फंडामेंटल्स अपने क्लियर करके आओ। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस डाटा साइंस एंड एआई, कि जो भी इस डोमेन के लिए एंट्री करना चाहता है वो इस स्पेशलाइज्ड डोमेन से ही पेपर दे के आए और वो एलिजिबल है। अब एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, वो क्या चीज है?
कि जहां पे आपके सिविल के साथ यहां पे डीए कोड नहीं है, डाटा साइंस का कोड ही नहीं दिया। देख रहे हो मतलब क्या इसका क्या मतलब है कि सिविल इंजीनियर डाटा साइंस का नहीं दे सकता पेपर? यस दे सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कोर ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सी डीए, ये ना डाटा साइंस। अगर आप डाटा साइंस में पेपर फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो सेकंड पेपर आप क्या रख सकते हो? कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, स्टैटिस्टिक्स और इंजीनियरिंग साइंसेस। यू कैन राइट गेट इन डाटा साइंस एंड एआई। ये पूरे इंडिया के अंदर बवाल मचा हुआ है इसके ऊपर, एंड योर पीडीएफ द प्लेटफॉर्म जिसने क्लैरिटी दी है कि आप लिख सकते हो पेपर कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस से। बीइंग द सिविल इंजीनियर जो भी ब्रांच उसने यहां पे नहीं लिखा, बस आपको अपनी कोर ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। समझिए मेरा पॉइंट? नाउ अब दिमाग में आते हैं जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे पहले कि थर्ड ईयर में क्यों देना है, और उसके बाद 2 पेपर दें या ना दें। थर्ड ईयर में देने के बेनिफिट क्या है? थर्ड ईयर में देने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास एक चॉइस हो जाता है। एक आप लेक्चर कब तक चलेगा? मैम कुछ 10 मिनट। हायर स्टडीज का क्या बेनिफिट वो मैंने आपको डिस्कस किया। थर्ड ईयर में देने का क्या है, जैसे आपको बोला कि आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। देखो थर्ड ईयर में आपने 2 गेट पेपर दे दिए फॉर एग्जांपल, फाइनल ईयर में आपने 2 गेट पेपर दे दिए फॉर एग्जांपल, 4 गेट स्कोर कार्ड आ गए आपके पास। अब आप यूज करोगे उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन आपने यूज करना है जब आप अप्लाई करोगे फाइनल ईयर के अंदर। उसके बाद अगर आप थर्ड ईयर में गेट पेपर देना चाहते हो तो गो सेकंड पेपर दो उसका, फर्स्ट पेपर के साथ मत दो उसका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा साइंस एआई में करना चाहते हो तो सेकंड ईयर से ही थर्ड ईयर में ही आप डाटा साइंस और एआई का पेपर दे दो। समझिए मेरा पॉइंट? उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज डाटा साइंस एआई में नहीं चाहते लेकिन वैसे अपनी कोर डोमेन में हायर स्टडीज में देना चाहते हो तो राइट विद द एनवायरमेंटल साइंसेस, एनवायरमेंट के साथ इसका गेट का पेपर दो। राइट? उसके बाद अब अगर आप स्टिल चाहते हो कि मेरे को नहीं सर सारी ऑप्शंस ओपन करनी है तो आप अप्लाई करते रहो। राइट? ये सारी चीजें हैं। तो थर्ड ईयर में क्यों देना है? क्योंकि आपके पास ऑप्शन बन जाएगा, स्कोर कार्ड ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जैसे मैं अभी पहले बता रहा था आपको कि वो 3 घंटे होते हैं जो शायद डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको पूरा फ्यूचर आपका। राइट? तो ऑप्शन बढ़ाने के लिए इट इज समथिंग लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लो कॉइन आपको हेड लेके आना है। 1 चॉइस दे रहा हूं, 2 चॉइस दे रहा हूं, 3 चॉइस दे रहा हूं, 4 चॉइस। किस केस में आपकी जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी हेड लाने की? 1 बार हेड लाना है, 4 बार आप टॉस कर रहे हो, 3 बार टॉस कर रहे हो, 2 बार टॉस कर रहे हो, 1 बार टॉस कर रहे हो। किस केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 4 बारी में, क्योंकि 1 ही बारी तो लाना है, सभी ने प्रोबेबिलिटी बढ़ा हुआ है। राइट? यही सेम चीज एप्लीकेबल है थर्ड ईयर और फाइनल में पेपर देने के कि आपके पास चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वो 3 घंटे नहीं रहेंगे, वो 12 घंटे हो जाएंगे 3-3 के मल्टीपल में। उस 4 सेट में से एक सेट तो ऐसा होगा ना यार जिस दिन मेरा लक बहुत अच्छा रहा, मेरा पेपर बहुत अच्छा चला गया। प्रिपरेशन तो देखो अच्छी करनी ही करनी है, लक के साथ पेपर नहीं निकलेगा। अच्छा मैं आपको एक चीज पर्पस बता दूं इसको कंप्लीट करने से पहले कि ये जो मैं आप लोगों से जो ये एंट्री करवा रहे हैं ना आपका, इसका मेरे को आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का क्या बेनिफिट होगा कि ये जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं ये भूल जाओगे, मेरे को पता है। तो वहां पे आपको अपडेट आएगा डेली बेस पे, बहुत ज्यादा अपडेट्स आना, लेकिन रखना पेशेंस, क्योंकि जैसे जैसे वो चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। चाहे वो फॉरेन एडमिशन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका इंडिया से रिलेटेड है, चाहे वो हायर स्टडी से रिलेटेड है, वो सारा अपडेट्स वहां पे आएगा। राइट? ये सारी चीजें। उसके बाद ऑब्वियसली एक बार कॉल जरूर आएगा कि अगर आप लोगों में से कोई गेट का प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप कर सकते हैं हमारे साथ। राइट? ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। ऑप्शंस बहुत हैं। स्टेट एग्जाम्स के लिए जाना है बच्चे, अगर आप कैपेबल हो, नॉलेज है, सब कुछ है, बहुत इजी होते हैं, बिलीव मी। एग्जाम्स बहुत इजी होते हैं, चाहे एसएससी जेई का लगा लो, एसडीओ आपका एसडीओ का एग्जाम लगा लो, या जेई का एग्जाम लगा लो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम निकालो, चाहे पीएसयू जो अपना टेस्ट लेते हैं वो एग्जाम निकालो, बहुत इजी होते हैं एग्जाम्स। लेकिन उसके लिए क्या है कि मेरे को अपना प्रिपरेशन का एक लेवल रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब जितना मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि इजी होते हैं उतने ही मुश्किल भी होते हैं अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो। आपको अपने बेसिक क्लियर करते चलना है। फर्स्ट ईयर है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटेजी लेके जा रहा हूं क्या करना है। जो से सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज के चलते रहेंगे ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक गेट का बुकलेट मंगवा लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 अप्रोच होती है। पहला अप्रोच एकेडमिक्स, कॉलेज का अप्रोच। दूसरा अप्रोच आपका आ गया रिटन का, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। तीसरा अप्रोच आ गया जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मेरे को रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मेरे को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मेरे को एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तीनों चीजों में फर्क है। ऑल्दो की बेसिक सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अप्रोच में फर्क होगा, राइट। उसके बाद क्विक क्वेरी इन द एंड, जो भी आपके पास डाउट आ रहा है दिमाग में, एनी क्वेरी। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, ये एड्रेस है, राइट। कोई भी डाउट आता है वी आर देयर, हम लोग डेली बेस पे वहां पे एलिजिबल होते हैं। एंड स्टार्ट फॉलोइंग द योरपीडिया प्लेटफॉर्म। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर लेंगे तो डायरेक्टली आपको ये उस पर रीडायरेक्ट कर देगा चैनल पे। बेनिफिट लो। देखो प्रॉब्लम क्या हो गया आज के टाइम पे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल है, हमें यही नहीं पता होता कौन सा प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है या कौन सा सिर्फ शोशे ही क्रिएट कर रहा है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमने अपनी इस चैनल का अगर आप ओपन करोगे तो ऊपर जो बैनर बना हुआ है क्लियरली हमने मेंशन किया हुआ है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिलेगी और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, राइट। एनीवन, एनी क्वेरी, जो भी आप लोगों के दिमाग में डाउट है, छोटा बड़ा जो भी किसी तरीके को डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेजिटेट मत करना कोई भी डाउट पूछने के लिए, कोई भी क्वेरी। पहला क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, उसके बाद आएगा। हाँ पूछो पूछो। डाउट है, आपने कहा था ये मेथड आता है 15 नंबर का, 13 का आता है नहीं, 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल आता है। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल के लिए, वो हर ब्रांच के लिए फिक्स है। 70 टेक्निकल, 30 नॉन टेक्निकल, इट इज फिक्स फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच। गेट का एग्जाम है, आपने कहा था थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में दोनों अटेम्प्ट किए, तो हमारे पास मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा बनने के चांस है, तो मतलब एक ही एग्जाम में इसको कंसीडर होगा या बेस्ट? हाँ एक होगा, एक का होगा। एक्चुअली जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो ना, तो ऑल्दो की वो बोलता है कि जितने भी आपके स्कोर कार्ड है सब उठा लो, सब डाल दो, मतलब पोर्टल के ऊपर COAP एक पोर्टल आता है, राइट। वो बोलता है कि सारे डाल दो, तो उसमें बेस्ट ही उठाना उसमें से, क्योंकि 6 आगे, सॉरी 4 आगे ना, तो 4 का कॉम्बिनेशन के साथ उसने बेस्ट उठाएगा। और ये भी वो देखता है कि अगर स्कोर एनवायरमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप सिविल से भी एलिजिबल हो, एनवायरमेंट से भी एलिजिबल हो। सिविल में स्कोर ज्यादा, एनवायरमेंट में कम है, तो उसमें से बेस्ट कौन सा पिक करना है ये भी मैटर करता है। वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है सारी चीजें, वो बेस्ट उठाएगा उसमें से। एनी अदर क्वेरी, एनीवन, एनी अदर क्वेरी। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका क्रिएट होगा ना, उसमें CCT के सारे स्टूडेंट रहेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऑल ब्रांचेस। पेशेंस रखना बस, उसके अंदर आपको बहुत इंफॉर्मेशन शेयर होगा वहां पे। एनीवन, एनी अदर क्वेरी। एनी क्वेरी? हाँ जी। यस, वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर गेट। यस, गेट का हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। और ये जो नया पेपर डेटा साइंस का स्टार्ट हुआ, इसका हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। आप लोग देख लो, उसमें हमने कुछ वीडियोस डाली है, कि जैसे इंट्रोडक्शन टू पाइथन वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस डाला है हमने। उस यूट्यूब चैनल पे सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोर्स का डिटेल भी है, वो वेबसाइट के ऊपर होगा। हाँ, अदरवाइज दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, ये मेरा ही कांटेक्ट नंबर है। और यूट्यूब पे आपको वेबसाइट्स के ऊपर, ECP के या योरपीडिया के, wherever you will find any contact number, वो मेरा ही होगा। My name is गुरविंदर, राइट। तो मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, मेरे को विजिट भी कर सकते हैं। कॉल करके मेरे को अगर आप आके मिलना चाहते हो 34 में, मिल भी सकते हैं। मैं सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक वहीं पे होता हूँ। कॉल करके आओ, एक दिन पहले ग्रुप में आओ, अपना ग्रुप क्रिएट कर लो और उसमें आके अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। एनी क्वेरी, एनीवन? अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं, एंड यहीं से करते हैं। जो भी अब आपको पूरी प्रेजेंटेशन में जो भी आपको लगा ना, दिमाग में क्लिक कर गई चीज, नहीं यार ये चीज जबरदस्त थी, जाके कहीं ना कहीं पे लिख लेना और उसको डेली पढ़ना है। किसी को मत दिखाना कि मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि वो आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे। सबसे ज्यादा जो आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करने वाले पर्सन है वो खुद हैं, सोसाइटी नहीं होती है। लेकिन जिस दिन आप सोसाइटी को बताना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम वैसा नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं आपको, मैं
कि 5-6 लोग हैं जो फॉरेन जाना चाहते हो, अगर आप उसको जाके ये बात करोगे क्या ऐसे ऐसे चीज है, वो लगे क्या फायदा है, 25-30 लगा के चलते हैं, बार बार करेंगे ऐश, वो नहीं सुनेगा आपकी बात और आपको वो पुश करेगा। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा वो जानबूझ के करेगा, कोई भी पर्सन ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि उसका वैसा है ही नहीं जोन, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। सबसे बड़े दुश्मन आप खुद होंगे अपने लिए, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डिस्कशन करोगे जिसको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तो अपने लिख लेना जाके और उसको डेली पढ़ना है, क्योंकि भूल जाओगे नहीं तो चीजें। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारा जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे ये अपलोड हो जाएगा, और मैं जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा वहां पे मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। राइट, एनीवन, एनी अदर क्वेरी? राइट, चलो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।